Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चले करें स्टार्ट। ठीक है, छोटे छोटे कोड बनाते हैं, शुरुआत तो करें, है ना, ताकि आप लोगों को उधर प्रैक्टिस करने को कुछ काम मिले। कंसोल का मतलब समझ में आया कल, है ना। कंसोल एनवायरनमेंट का यूज क्या रहेगा? डिबगिंग। ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज। हाँ, ये तुम लोग ना ये गैप भरो ना यार। अच्छा, ये बॉयज गर्ल्स का बाइफरकेशन है क्या? अलग आएगा बाइफरकेशन, इधर आओ आगे, सब एक है। आगे ले लो, चेयर आगे ले लो। पहले नहीं घस के, मैं ये चाह रहा था नितिन को आगे लाने का जरा। अरे नहीं, तुम आगे चाहिए मेरे को तो। एक तुम्हारा ये दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? हाँ, शुभम। तुमको भी आगे बुलाना है मेरे को। थोड़े टाइम में पेट कम हो जाएगी तो आगे। हाँ, कोडिंग के बाद से अक्सर कम हो जाते हैं लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। छोटे छोटे से कोड बिना कंट्रोल स्टेटमेंट के जो ले सकते हैं वो लेते हैं हम लोग, है। मैं एक छोटा सा कोड बना रहा हूँ, लेकिन दो तरह से बनाऊंगा। एक तो कंसोल एनवायरनमेंट के हिसाब से, और एक मतलब एक जो हम कोडिंग करते हैं उस हिसाब से, और एक हम GUI के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फाइनली यूजर को तो कहाँ यूज करना है? वेब पेज पर। ठीक है, तो दोनों एनवायरनमेंट के साथ समझते हैं। कुछ नहीं, 2 नंबर लेना, उनका सम कराऊंगा। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया and C equal to A plus B, right? And I just want to print the answer on that particular. ठीक है, बस छोटे छोटे से फार्मूलाज ऐसे ही यूज कर लेना, है ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर आप लोगों को आते हो तो वो एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस वगैरह, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से, मतलब कोई इफ एल्स नहीं है बीच में, कोई लूप नहीं है, उसके बिना हम जितना काम कर सकते हैं वो यहाँ पर आप करेंगे। ठीक, वो रिकॉर्डिंग के इश्यूज हुए, सॉर्ट आउट नहीं हुए? नहीं हुए। वो वीडियो कौन से? अच्छा, अपनी बेस में नहीं था क्या? हाँ, वो दूसरी बेस थी। ये सब आ रहा है ना। बट हम हमेशा दो फिक्स नंबर को तो काम कर नहीं सकते ना। कल ही मैंने बात किया था, हार्ड कोडेड वैल्यूज के साथ काम करना ही नहीं है, राइट। वैल्यू भी डायनामिक हो, यूजर अपने नंबर डाल सके। ठीक, पॉसिबल है बिल्कुल। हम यहाँ पर यूज करते हैं एक प्रॉम्प्ट मेथड। ठीक है, ना हो तो प्रॉम्प्ट, सिर्फ प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो आप, बट प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ब्लैंक प्रॉम्प्ट आएगा, यूजर फ्रेंडली कोड नहीं बन पाएगा। ये ऐसे बंदे को पता ही नहीं करना क्या है, नाम पूछ रहे हैं कि सरनेम पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, राइट। तो प्रॉम्प्ट के अंदर बाकायदा मैसेज भी दिया करें। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब जब आप प्रॉम्प्ट करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, तो यहाँ यूजर के हिसाब से कुछ मैसेज छोड़ा करें ताकि उसको पता चले उसको क्या डालना है। एंटर योर नेम, एंटर योर एज एंड लाइक दैट। ठीक, अब मैंने दे दिया 45 एंड इधर दे दिया 67। What should be the answer is the sum of 45 and 67. Is it clear? But
द आंसर इज इट्स रॉन्ग ना? व्हाट हैपेंड? देखिए, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा की मैं बात करूं, मैं पीएचपी की बात करूं, मैं लाइक पाइथन की बात करूं, या मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो इन सब में ना यूजर से जब डेटा लेते हैं ना, तो एक ही डेटा टाइप यूज होता है, स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, पूरा नाम भी दे सकते हो, पैराग्राफ भी दे सकते हो, और नंबर भी दे सकते हो, और बुलियन भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। ठीक है? अब यूजर से कुछ एक्सेप्ट करना है तो हमको डेफिनेटली एक यूनिवर्सल डेटा टाइप का ही काम लेना पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए प्रॉम्प्ट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है? तो इसने आपसे नंबर जरूर लिया, लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में। और दो स्ट्रिंग को जब हम प्लस करते हैं ना, तो दो स्ट्रिंग ऐड नहीं होती है, कॉन्केट हो जाती है। कॉन्केट समझते हैं? चिपका देगा उनको, दोनों के बीच का स्पेस रिमूव करके चिपका देता है। तो मैंने क्या दिया था? 4 5 और 6 7। तो आंसर क्या बना दिया? 4 5 6 7। समझ में आया? है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि इनपुट लेने का यही एक मेथड है, एंड इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ठीक है? ताकि आप कोई भी वैल्यू ले सकें, हर किसी को कैच कर ले, वो सिर्फ स्ट्रिंग होता है। बट जावास्क्रिप्ट को पता है कि आप कभी नंबर भी लोगे, तो इसलिए उसने क्या कर रखा है? कुछ मेथड दे रखी है आपको, कुछ फंक्शन बना के दे रखे हैं, जिनके थ्रू आप इनको अपने अपने डेटा टाइप में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है? एक जनरल नॉलेज के हिसाब से समझिए, स्ट्रिंग को किसी भी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं पार्सिंग। ठीक है? ये वर्ड याद होनी चाहिए आपको, कई बार इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ लेते हैं ना, व्हाट इज पार्सिंग? आप बोले पार्स तो करते हैं, बट पार्सिंग नहीं पता। पार्सिंग मीन्स जस्ट कन्वर्शन ऑफ स्ट्रिंग इनटू अनदर डेटा टाइप। इट इज व्हाट? पार्सिंग। नाउ यू हैव टू डिसाइड पार्स किस में करना है। इंटीजर में, तो देयर इज अ मेथड पार्स इंट। You want to convert it into float? Parse float. You want to convert it into boolean? Parse boolean. Getting? Everyone? है ना? तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट ने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अभी तक हमने फंक्शन, कल हमने हमारा एक जरूर बनाया था, लेकिन अभी तक जावास्क्रिप्ट के हमने ज्यादा यूज नहीं किया, राइट के सिवा, है ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के सिवा कुछ यूज नहीं किया, लेकिन आगे भी हम 50 फंक्शन यूज करेंगे। तो इन फंक्शंस के नेम का एक रूल है, वो जरा समझ लेते हैं। फंक्शन के नाम हमेशा कैमल केसिंग में होते हैं। कैमल, ऊंट, आपने देखा होगा। ऊंट ऐसे आता है ना, नीचे से ऐसे शुरू होता है, फिर ऐसे ऊपर कुबड़ आती है, ऐसे टेपर आते हैं, राइट? तो इसलिए प्रोग्रामिंग में एक केस माना जाता है कैमल केस। फंक्शन के नाम अगर स्मॉल लेटर का है तो ऐसा रहेगा, लेकिन मतलब एक वन वर्ड है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो मल्टी वर्ड है तो हम कभी भी अंडरस्कोर नहीं लगाते, कभी कुछ और कैरेक्टर नहीं लगाते। तो स्टूडेंट रिजल्ट दिख रहा है आपको? स्टूडेंट का एस कैपिटल, रिजल्ट का आर कैपिटल, लेकिन पहला वाला पूरा लोअर है, दिख रहा है? यानी ऐसे नीचे से शुरू होकर फिर ऐसे टैपर आ रहे हैं, राइट एवरीवन? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैमल केसिंग या कैमल कोडिंग। ठीक है? तो ये आप हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि आप कभी जावा पे आएंगे, जावास्क्रिप्ट पे है ही सही, है ना? हो सकता है आगे पाइथन पर आए या कहीं पर भी आए। तो हमेशा ये रूल सभी लैंग्वेजेस में है कि जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जो लैंग्वेज के खुद के बनाए हुए फंक्शन होते हैं, उनके नाम हमेशा कैमल केसिंग में मिलेंगे। ठीक है? तो मैंने अभी आपको एक मेथड बताई, पार्स इंट। तो कैसे लिखूंगा मैं? पार्स इंट, पार्स फ्लोट। आई होप समझ गए, क्योंकि आप अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो एरर दे देगा। आपने अगर मान लो इसको गलती से ये फ्लोट कर दिया तो एरर नॉट, मेथड नॉट फाउंड, तो आपका कोड चलना ही नहीं है। तो आपको ये एरर कभी ना आए, इसके लिए पहले से समझा रहा हूं। ठीक है? तो इनबिल्ट फंक्शंस को जब भी यूज करिए, मान के चलिए आप रूल फॉलो करें ना करें, उसने हमेशा फॉलो करके रखे हुए हैं। ठीक है? तो नाम ऐसे ही आएंगे। एनीवन? कोई डाउट? पक्का? चलिए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? ये जो मैं डेटा लेकर आया हूं ना, ये ए तो स्ट्रिंग है। अब अगर मुझे इसको किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में डालना है तो पहले मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं पार्स
तो उसमें डालूंगा, तो ये ए को स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। एवरीवन, यहां मैंने कहा पार्स इंट, तो ये बी को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एनी डाउट? और फिर अगर आप इस कोड को चलाते हैं, आपने फिर से कहा 45 एंड 67, दिस टाइम यू विल गेट 112। गेटिंग एवरीवन? तो कन्वर्शन करने होंगे, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है ये? हाँ या ना? क्योंकि प्रॉम्प्ट तो रिजिड है, वो तो जो भी लाएगा स्ट्रिंग में ही लाएगा। आपका मैसेज हो तो ठीक है, कैरेक्टर हो तो ठीक है, लेकिन कुछ और है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन में ही जरूरत पड़ती है, इसलिए दो ही मेथड यूज करते हैं हम पूरे टाइम, पार्स इंट और पार्स फ्लोट। जैसे अभी मैंने मान लो इसे कह दिया 45 बट 67.99, तो भी 112 देगा, 0.99 नहीं लेगा, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया था? इंट में। और इसको क्या कहते हैं? फ्लोट, है ना? तो आपने जैसे इसे कह दिया, मान लो पार्स फ्लोट 45 67.89, इट इज 112.89। एवरीवन, तो आई होप अभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सब लोग समझ लेंगे और कर लेंगे जब भी जैसी जरूरत पड़े। बट अब एक दिक्कत और है, मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, तो मैंने कहा d इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड द प्रोडक्ट इज d। एक मिनट शायद 45 के बाद एंटर नहीं किया मैंने ना, 67.45, राइट? एक मिनट, ये हुआ नहीं? मैंने शायद रिफ्रेश नहीं किया था। ये क्लियर है हमको? बट यार हम लोग ना मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कॉमन निकालने की पुरानी आदत, राइट? हम लोग एक ही चीज को बार बार तो करते ही नहीं है ना, ठीक है? हमको ये सब तो समझ में नहीं आता, ये बार बार अगर 50 बार यूज करना है तो 50 बार कन्वर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो हमको क्या करना चाहिए, सुनो, जब तुम प्रॉम्प्ट कर रहे हो ना, तभी तुम क्यों नहीं इसको पार्स इंट में डाल देते हो? आएगा फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब सुनो, एक रूल हमेशा याद रखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में पहले वो चलेगा, सबसे अंदर वाला। तो पहले चलेगा प्रॉम्प्ट, वो एक वैल्यू लेकर आया, वैल्यू लाकर कहां रखी? पार्स इंट में। और पार्स इंट क्या करेगा? उसका इंटीजर बनाकर ए में डाल देगा। हाँ या ना? एवरीवन, यहां भी मैंने वही किया, पार्स फ्लोट, पहले ये चलेगा, ये प्रॉम्प्ट करके एक वैल्यू लाएगा और फिर ये उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। एनी डाउट? ठीक है? और ये हो गया ना, तो आप पूरे कोड में एक नहीं 1000 बार भी यूज करना तो आराम से यूज करिए, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ठीक है? तो हम बार बार इसको नहीं करेंगे, लेते वक्त ही इंटीजर में डाल दो तो बात ही खत्म हो गई। एवरीवन, ठीक? सी में हम पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट लेनी है तो परसेंटाइज के बाद हम 0.2 करके लेते हैं, तो इसके अंदर ऐसा क्या करेंगे? मतलब समझा नहीं क्या? जैसे कि सर, हमें अगर सी में अगर कुछ प्लॉट में वैल्यू होती थी और परसेंट के बाद में हमें मान लो 2 ही डिजिट चाहिए, तो हम 0.2 करके लगाते थे। मतलब कि जैसे इस तरीके से, जैसे कि ये फ्लोट है और अगर यहाँ पे हमें ना ये लिखा हुआ है 90.97, अब इसके ये 3 भी लिखा हुआ है, अब मुझे 2 ही डिजिट चाहिए तो यहाँ पे 0.2 कर देता था सी में। बट यहाँ पे इसके लिए क्या रहेगा? इस जावा सी में ऐसा करते थे अपन? सी में ऐसा होता है ना सर? मैंने तो नहीं करा कभी भी ऐसे, परसेंट एफ के साथ 0.2 करते हैं क्या? करते हैं सर। ऐसा इधर तो नहीं है, और मुझे तो सी में भी ऐसे याद नहीं है।
परसेंट एफ जरूर लिखते थे, जैसे कि पर परसेंट पॉइंट टू एफ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए ना, तो वो 0.2 लगा दो तो 2 डिजिट आ जाता मुझे याद नहीं आ रही, इधर नहीं है ऐसा कुछ भी, है। ये तो फंक्शन है। ठीक है एवरीवन, और इसमें डॉक्यूमेंट राइट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो डी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड ही है पूरा, और ये हमेशा लोअर केस में रहेगा। नहीं, जो डी इज इक्वल टू एन टू बी, ये डी तो मैंने वेरिएबल का नाम लिया भैया। अच्छा वो हाँ, स्टोर करवा, आप इसको प्रो में ले लो, जो आपकी मर्जी, उसको कन्वर्ट। ये डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म तो कहीं से भी नहीं बेटा, है ना, ये तो नाम है वेरिएबल का, राइट। अब एक चीज और है, सुनो, तुमने कहा ये इंटीजर है तो तुमने इंटीजर दिया, दूसरा फ्लोट था, तो हमारे पास कुछ नहीं है तो मत दो ना, वो 0.0 अपने आप कर लेगा उसको, ठीक है। फ्लोट मांगा है, इंटीजर दोगे तो तकलीफ नहीं है, पर इंटीजर मांगा है और फ्लोट दोगे, ये ले लिया उसने, बट लिया नहीं उसने ना, हाँ, पॉइंट के ऊपर लेगा नहीं, क्लियर है ये। तो इंटीजर देके फ्लोट नहीं दे सकते, फ्लोट देके इंटीजर भी दे दोगे तो अपने आप 0.0 वो समझ लेगा, ठीक है एवरीवन, है ना। देखो दो फंडे हैं एक्चुअली, इसका भी रीजन समझो। कभी आपने वर्ड सुना है, सी में पढ़ा हो तो, वाइडनिंग कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता है, सी पढ़ाते हैं हम लोग, पर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो ये क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, मेरे समझ में नहीं आता ये चीज, ये जरूरी है, क्यों होता है ऐसा, राइट। देखो इंटीजर का साइज कितना होता है, जैसे सी की अगर हम बात करें तो 4 बाइट, और फ्लोट की 8, है ना, तो रेंज अलग अलग होगी, राइट। तो इंटीजर छोटा कंटेनर है, फ्लोट बड़ा कंटेनर है ना। तो वाइडनिंग कन्वर्जन मतलब अपने से बड़े में जाना, तो वो तो हंसते हंसते जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। वाइडनिंग कन्वर्जन के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, तो इसीलिए फ्लोट में इंटीजर ले लेगा वो, क्योंकि होता क्या है, देखो मैं आपको 2 मिनट करके दिखाऊं, क्योंकि ये कभी नहीं पढ़ा है तो ये आना चाहिए आपको, 1 मिनट लगेगा। आप लोग पढ़ रहे हो ना अभी, पूछना वाइडनिंग कन्वर्जन नैरोइंग कन्वर्जन बताओ। थोड़ा अगर मैं यहाँ बताऊं आपको कि मैं थोड़ा सी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना ना इंटीजर कौन सा है और ये क्या है। अगर मेरे इंटीजर है 45 और फ्लोट अगर मैंने लिया, ठीक है, तो जब आप कन्वर्ट करते हो ना, अब देखो जैसे ये इंटीजर है 4 बाइट्स, यानी कितना हो गया, है ना, 32, राइट। ये 32 डोंट काउंट, हाँ सीधी बात है यार, तुम गिनो 32 थोड़ी निकलेंगे, मैं 32 बनाऊंगा तो अपनी बैच कहाँ जाएगी, राइट। और सेम अगर मैंने बात की, ये फ्लोट हो गया, कितना हो गया ये 32 के ऊपर 64, है ना। अब ये छोटा कंटेनर है, ये बड़ा कंटेनर है, हाँ है ना। अच्छा बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0, पता ही होगा आपको, इसकी सारी बीट्स में 0 लिखा हुआ है, और इसमें 0, और पॉइंट के इधर का ये रहा, हाँ है ना। अब होता क्या है, सुनो, तुमने कहा कि f इक्वल टू a, मतलब फ्लोट इक्वल टू इंटीजर, है ना, हाँ है ना। तुम अगर s को ले जा रहे हो तो होगा क्या, होगा ये कि ये वैल्यू जो है यहाँ जो लिखी हुई है वो यहाँ ट्रांसफर होगी, तो यहाँ कितना था 45 था, तो यहाँ कितना आ गया 45 बन गया, समझ में आ रहा है। सपोज ये 45 था और ये नीचे आया तो ये कितना हो गया 45, और यहाँ कितना है 0.0, ये 0 का 0 ही है, इसलिए आपका हमेशा क्या बन जाता है 45.0। इज इट क्लियर। वाइडनिंग कन्वर्जन आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब नीचे से ऊपर हम जाएंगे, नैरोइंग कन्वर्जन, अपने से छोटे बॉक्स में जाओगे तो डेफिनेटली कुछ डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो बॉक्स छोटा है, आप ज्यादा वैल्यू लेके जा रहे हो। अब देखो उल्टा, अगर मान लो ये किया होता है कि इंटीजर इक्वल टू फ्लोट जो हो रहा था अभी वो समझो, है ना। अब यहां पर क्या है वैल्यू
यहां वैल्यू है 34.56, राइट एवरीवन। अब ये ऊपर जा रहा है, आपने कन्वर्ट ऐसे ही किया हुआ है। जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये तो ऊपर जाकर 34 हो गया, हाँ या ना? गया तो ये भी ऊपर था, लेने कोई नहीं आया, राइट? तो ये कितना बन गया, समझ में आया? तो कहां गया डेटा, गेटिंग, क्योंकि नेरोइंग कन्वर्जन था, डेसिमल वालों को कोई लेने ही नहीं पहुंचा, तो वो गए नहीं, इसीलिए 34.56 बिकम्स 34 ओनली। गेटिंग? हाँ, ये सारी लैंग्वेज, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़िए, इसका कोई जावास्क्रिप्ट से अकेले से कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं सब में काम का है, ठीक है? तो टाइप कास्टिंग कभी डिटेल में पढ़िएगा, तब मजा आता है, क्योंकि क्यों एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी पहले में कन्वर्ट नहीं हो पाती, रीजन जस्ट ये है, ठीक है? अब जैसे जावा जैसी लैंग्वेज है, वो आपको ये भी प्रोविजन करके देती है कि तुम चाहो तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन ये तुमको बोलना पड़ेगा। इसलिए कन्वर्जन बेसिकली दो तरह के होते हैं, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट। जो वाइडनिंग है वो हर लैंग्वेज अपने आप परफॉर्म कर देती है, आपसे भी नहीं पूछती, चल ठीक है दे दे हम ले लेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट। लेकिन जब नेरोइंग कर रहे हो तो डेटा लॉस हो सकता है, तो यह तुम्हारी कंसर्न जरूरी है, इसलिए वो देता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, कि अगर इतना ही जरूरी है तो तुम खुद कन्वर्ट करके ले जाओ और डेटा लॉस के जवाबदार तुम होंगे। क्लियर? और ऐसे केस में फिर हम मैन्युअली करते हैं टाइप कास्टिंग। गेटिंग? इन टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, हम प्रोग्रामर हैं, जो हो गया उसको लेके नहीं चल सकते, हमको हर एक का मालूम होना चाहिए क्यों हुआ और कैसे हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से जनरल नॉलेज वाली बात थी, इसीलिए मैं ये सब बना के आया कि भाई एटलीस्ट पता हो आपको। एनी डाउट? तो वाइडनिंग कन्वर्जन एंड नैरोइंग कन्वर्जन अब हमको समझ में आते हैं, है ना? बट जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो अपनी क्लास में जरूर बात करिए, टाइप कास्टिंग समझाइए, आना चाहिए, ठीक है? तो ये बात हुई यहां पर, अरे वाह, ओके। अब ये कोड तो जैसे मैंने कोड के फॉर्म में लिखा है ना, ये तो हमारा कोड है, ये पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट है, ये सिर्फ आपका काम है प्रोग्रामर्स, ये आपको आता है और आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक एंड यूजर कैसे देगा? एंड यूजर को कभी प्रॉम्प्ट आता है क्या? आप भी तो यूजर हो, कभी आपको प्रॉम्प्ट आता है कि ये वैल्यू डालो वो वैल्यू डालो ना? आपके पास तो एक जीयूआई होता है। अब इसी कोड को मैं जीयूआई में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसके बाद दोनों मोड में आप कोड करते रहिएगा, राइट? चलिए, सेम कोड जीयूआई मोड में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर बाकायदा एचटीएमएल वगैरह बनी होगी, उसके थ्रू हम काम करेंगे। ये इसको क्या हुआ, चल अनेबल टू पॉज, चलो इसको समझ लेंगे, नया करते हैं। तो मैंने लिया GUI1 डॉट या एडिशन डॉट HTML, अब पूरा HTML पेज, ये कोड आपको करना है, ठीक है? तो बाकायदा एक फॉर्म होता होगा, इनपुट फील्ड होती होंगी जहां यूजर इनपुट डालेगा और वहां पर फिर हम उसको आंसर निकाल कर देंगे, राइट? चलिए, HTML हेड स्क्रिप्ट यहां लिख लेंगे, है ना? और बॉडी बनाएंगे, बॉडी में टैग याद है ना, राइट? एंटर, किधर जा रहा है, फर्स्ट नंबर, यहां पर मैंने एक इनपुट फील्ड लिया नंबर टाइप का, राइट? जिसको अब इसको एक आईडी दे देता हूं मैं, है ना? आईडी क्यों दे रहा हूं अभी समझ में आएगा। मैंने इसे दे दिया N1, राइट एवरीवन? ओके, दिस इज N2, बटन थोड़ा इधर चलना है, ठीक है? गेट सम, और 3 will be your
N3। आई होप समझ गए सब कुछ। अब इस बटन पर पहले एक बार देख लो इसे तो समझेंगे। ये तो बंद हो ये इसको क्या हो गया? तो इसके कारण हमारा कोड नहीं चल पा रहा। चल भाई, यस गॉट दैट राइट। एंड यूजर यहाँ काम करता है ना। एंड यूजर को प्रॉम्प्ट वॉम्प्ट थोड़ी आते, राइट। आपके पास तो फील्ड्स होती, वहां इनपुट डालते हो। तो आप आई होप आप समझ गए आपको क्या करना है। आपको यहाँ एक नंबर देना है, यहाँ एक नंबर देना है, गेट सम का बटन दबाना है। जैसे ही दबाओगे आउटपुट यहाँ आ जाना चाहिए, हाँ या ना। चलिए, फ्लो समझ में आ गया तो बनाना इजी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी कुछ होगा इस बटन के प्रेस करने पर होगा, यानी इस बटन के क्लिक पर। अब ऑन क्लिक तो आ गया आपको, इतना तो मुझे यूज करने दे सकते हो आप, है ना। ठीक है, आपने कहा सम नाम की मेथड कॉल करेंगे, क्लियर। फंक्शन कॉल करेंगे, तो चलो फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन सम, सबसे पहले क्या करना है, n1 की वैल्यू उठानी है, फिर n2 की उठानी है। आई होप समझ गए मैंने क्यों दिया आईडी, है ना। क्योंकि सारे तो इनपुट है, पहचानेंगे कैसे, नाम तो रखो, राइट। तो ये n1 n2 इन दोनों की वैल्यू उठानी है, फिर सम करना है और सम करके n3 में डाल देना है, यही करना है। चलिए, आपने कहा एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड यूज करते हैं, ये अगले कोड में मैं ले रहा हूं। क्या क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कितने होते हैं, है ना, ये अभी बात करते हैं। नहीं भी ले रहे हो तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक। आपने कहा a इक्वल टू क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेब पेज पर एक एलिमेंट है जिसका आईडी n1 है। और सुनो, n1 का क्या करोगे, n1 तो एक इनपुट बॉक्स है, वो थोड़ी चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू टाइप करते रहोगे तब तक ध्यान रखना वो कोई सजेशन भी नहीं देगा और आके उल्टे सीधे सजेशन देगा, दिख रहा है, आप उसको इग्नोर करो, ठीक। वैल्यू ही लिखना क्योंकि आप लिखोगे वो आएगा नहीं और आप कुछ भी एंटर कर दोगे वो भलता कुछ ले आएगा, वो थोड़ा सा याद रखना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी n2 की, अब आ जाएगा, एक बार यूज कर लिया तो डॉट वैल्यू, राइट। वैल्यू उठ गई, पर एक दिक्कत है, जो उठा है वो यहां पर भी स्ट्रिंग ही है, भले ही आपने नंबर टाइप का दे रखा है पर वो आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो आप राइट, और ठीक है, फाइनली आपने कहा c इक्वल टू a प्लस बी, और इस c को कहां डालना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विच आईडी n3 डॉट वैल्यू इक्वल टू c। हो गया, समझ में आया ना सबको, एवरीवन, ओके। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। अभी मैंने कहा 55 और 45 एंड इट्स 100, ये कोड होता है ना। हमने वो किया था, वो हमारे लिए था, हम प्रोग्रामर हैं, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, हम अपना काम करते हैं, कर करके देख लेते हैं चीजों को, बट एंड यूजर के लिए तो जीयूआई काम करेगा, ठीक है। एंड यूजर थोड़ा नहीं जानता है प्रॉम्प्ट क्या होता है और कैसे देना, क्या करना, इज इट क्लियर, उसको आप ये करके देंगे। तो यहां भी आ गया मशीन, कहीं कोई डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एवरीवन, पक्का। मुझे कुछ चेहरे अभी भी दिख रहे हैं जहां डाउट है, मैं पूछूं या आप पूछेंगे,
पक्का पूरा क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तुम्हारे पास? हाँ बोलो ना। सर जो जियो जो आपने बताया ये वाला हमारा मतलब यूजर के लिए है, और जो यही बनाना है अपने को, तो मेनली तो यही कोडिंग करनी है। बट क्या होता है ना, देखो एक मिनट सब लोग सुनो, ये करना यही काम है जो मैंने आखिरी में अभी किया हुआ है ना। बट क्या होता है कि मुझे बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने हैं, मैं बार बार अगर जीयूआई बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर इस अप्रोच पे रहूंगा। लेकिन आपको इसको जीयूआई पे करना आना चाहिए। अभी ये भी आ गया और इसका ये जीयूआई फॉर्म है। बट प्रैक्टिकली जब पढ़ाते हैं ना, अब आपको 50 कोड करने हैं, जाने कितने लूप के कोड करवाऊंगा, जाने कितने इफेल्स के कराऊंगा, तो मैं बार बार जीयूआई बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं इस अप्रोच को ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन आपको इसको जीयूआई पर भी कर करके देखते रहना होगा बीच में, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था, क्योंकि फाइनली करना तो वही है जो एचटीएमएल में बनाया अपन ने। एनी डाउट? और कुल मिला के करना ये है कि आपको तो फंक्शन बना के छोड़ देना है, एचटीएमएल वाले अपने यहाँ यूज कर लेंगे। एवरीवन ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, अगर मैं इसमें एक बटन और लगाना चाहूं तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब थोड़ा सा आप गाइड करो, क्या करूं? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या डालना है? गेट सम के बाद में एक बटन और ऐड कर दो। और ऊपर एक जैसे सी इक्वल्स टू बी के, तो वैसे सी इक्वल्स टू ए कर दो। मतलब एक फंक्शन और बनेगा ना, सेपरेट फंक्शन ही तो बनेगा, राइट एवरीवन? ओके, एक काम करते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, एक और ले लेते हैं, नहीं इसी को कॉपी करके एक और ले लेते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, राइट? क्योंकि अभी शुरुआती कोड है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं एक छोटा सा एक और ले लेता हूं। मैंने इसको ले लिया कैल्सी .html। अब यहां क्या किया, गेट प्रोडक्ट है ना, और इस पर एक प्रो नाम की मेथड बना ली। एनी डाउट? ओके, अब वैसा का वैसे ही एक फंक्शन और बन जाएगा। है ना? हाँ है ना? यहां पर मल्टीप्लिकेशन, बस बात तो वही है पूरी, हो गया? अरे हाँ, राइट राइट राइट, फिफ्टी 20 है ना। पर कुछ चीजें कॉमन चल रही है, ए की वैल्यू लाना, बी की वैल्यू लाना, सब तो वही है, हैं? हाँ सर अगर इसमें जैसे आपने अब दो बटन बनाया, और जैसे कैलकुलेटर में रहता है अपन बीच में मतलब क्या करना है वो भी इनपुट दे सके, कि मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है, मतलब एक ही बटन से दोनों चीजें काम मतलब कैसे करना है? हाँ हो जाएंगे, हो जाएगा। उसके लिए ना 2-3 दिन रुक जाओ, 2-1 दिन और, ईफेल्स आएगा ना, फिर हम यूजर की चॉइस के हिसाब से चलाएंगे उसको, है ना। तो करेंगे इसको स्विच केस वगैरह के साथ बताऊंगा मैं, है ना। ईफेल से स्विच केस से बता सकता हूँ, पर अभी अपने वो टॉपिक आए नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाओ तो तो फिर ऐसे करेंगे। डायरेक्ट कभी नहीं कर सकता अभी करेंगे ना तो वही ईफेल्स लगेगा अंदर, मुझे ईफ तो लगेगा ना, कौन सा बटन प्रेस किया है, तो वो ईफ बस लाई रहे ना, आज के बाद कल से तो ईफ अपन स्टार्ट ही कर देंगे, है ना। मतलब एक हाँ और आ जाए कि उसमें मल्टीप्लाई ऐड डिवीजन एक ही बटन पे कर देंगे बनता, तुम तो अरे ड्रॉप डाउन लगा देंगे, तुमने सिलेक्ट किया और आंसर बदला, वो भी हो जाएगा। बस थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं।
एक काम करें, इस स्क्रिप्ट को उठा के ले चलें। अगर इसको नीचे ले चले तो क्या फायदा हो सकता है कि ये जो ए बी है कॉमनली ले सकते हैं, है ना? पर आपको पता नीचे क्यों ले जाना है? नहीं तो हेड में वो ढूंढेंगे तो वो लेगा वेरिएबल ही नहीं। नहीं नहीं, पर इसमें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि n1 नहीं उठाना, n1 की वैल्यू उठानी है, और जब तक वैल्यू गई नहीं तो उठाएगा क्या? अभी नहीं कर पाएंगे इसको, अभी वैसे ही रहने तो जैसा ये था। प्रीटेक अपन ने पढ़ा था ना, प्रीटेक के कारण ये अलाइनमेंट देखो बिल्कुल बना हुआ है एक के नीचे एक। आप मैंने कहीं भी बी आर टैग नहीं दिया, फिर भी बी आर हो रहा है ना? तो प्री टैग जब लगाते ना तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना देता है। जैसा आप यहाँ रन टाइम पे बना रहे हो, कंपाइल टाइम पे बना रहे हो, वैसा का वैसे ही वहां ना 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 डिव नहीं, वो एनबीएसपी बहुत सारे लगाने पड़ते हैं स्पेस देने के लिए, नेक्स्ट लाइन, फिर आगे पीछे आएगा तो, है ना? जैसे देखो मैं 2 मिनट अगर प्री हटा दूं, हाँ, तो उसको देखो आप एक बार वीडियो में, ये दिख रहा है अलाइनमेंट। और अब आप करोगे क्या? अब आप यहां दोगे बी आर टैग, राइट, ठीक है, और बी आर टैग, तो भी एक के नीचे एक नहीं आएगा। दिख रहा है किसी में कंटेंट कितना लिखा है, किसी में कितना लिखा है। क्लियर? तो मैंने इसीलिए बताया था कि ये सब छोड़ो, कुछ नहीं करना, जैसा तुमने एक के नीचे एक बनाया ना पूरा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही चाहिए, तो इसको प्री टैग से कवर कर, राइट? एज इट इज फॉर्मेट देगा जैसा तुमने बनाया है। इसलिए सारी स्पेस वगैरह देखो, ये तुमने देखा अभी मैंने कॉलम को कैसे मैच किया था, यहाँ से ज्यादा स्पेस देके, नहीं तो नॉर्मल स्पेस देने जाऊंगा तो कितने सारे एनबीएसपी लगेंगे, याद है ना? तो इतना कौन करेगा? प्री टैग यूज करो, खत्म करो, राइट? तुम्हारा एक एक स्पेस, एक एक न्यू लाइन को काउंट करके एज इट इज दिखाएगा वहां पर प्री टैग। सो आई होप ये भी क्लियर है हमको। ओके, अब कल हमने वेरिएबल पढ़े थे, तो मैं एक छोटा सा कोड और बताना चाह रहा था कि we can declare variables in JavaScript to 3 keywords। कौन कौन से? where, let, 3 कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल बनाते वक्त हम लोग, ठीक है? और where की ये कहानी है कि जब कुछ नहीं देते हो तो भी बाय डिफॉल्ट where ही होता है। तो पीछे में where लिखते लिखते हट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं था, वो where ही था, राइट? क्योंकि नहीं लिखा तो भी where है, और लिखना चाहो तो भी where है। अब तीनों में डिफरेंस क्या आता है ना इनके? अब आप बोलोगे सर इनको बनाने फंडा क्या है? तो सबसे बड़ी बात ये कि where is having global scope while let and const having block scope। इनके स्कोप कम है, मतलब स्कोप समझते हो ना? जैसे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस लगाया, मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर मान लो वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल a इक्वल टू 10 और वेरिएबल b इक्वल टू लेट b इक्वल टू 20 और कॉन्स्ट c इक्वल टू 30। तो ये जो दोनों हैं इनका स्कोप इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर कहीं नहीं है। इसको यूज करोगे तो एरर आएगी, क्योंकि जहां डिक्लेयर हुआ है उसी ब्लॉक में यूज होंगे, उसके बाहर कहीं नहीं। क्लियर? जबकि वेयर का ऐसा नहीं, उसको किधर भी बनाओ वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, स्कोप सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। एक मिनट देखें, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं ना, ठीक है? ये मैंने ब्लॉक बनाया है,
ब्लॉक ऐसे नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो इफ ट्रू, ये इफ क्या है कल बात करेंगे, अभी थोड़ा सा इग्नोर करें, बस एक ब्लॉक बनाना था मुझे तो मैंने बना दिया, राइट। अब ये तीनों मैंने यहां यूज किए हैं। अगर मैं यूज करूं, मैं इनको कहूं कंसोल डॉट लॉग ए और सी। वैसे कॉन्स्ट का यूज क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बनानी हो तो, कांस्टेंट वेरिएबल बनाना हो, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती 3.14, तुमने दे दी, तुम नहीं चाहते कोई बदले, तो उसको कांस्ट से बनाया जाता है। तो कांस्ट का मेन पर्पस कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। बट अभी तो यहाँ पर हम और भी समझ रहे हैं। ये तीनों मैंने यहाँ यूज किए। अभी इस कोड को रन करते एक बार। वेरिएबल डॉट जेस, यहाँ तो कुछ आना ही नहीं, मैंने तो कंसोल यूज किया हुआ है, तो कंसोल पे चलते हैं। 10 20 30 बराबर आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैंने ये तीनों को ब्लॉक के बाहर प्रिंट किया तो आना शुरू होंगी एरर। लेकिन सबसे पहले देखो 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि 10 वेर था, किधर भी बनाओ किधर भी देखो चलेगा, क्लियर है, ग्लोबल स्कोप है। बट लेट और कॉन्स्ट की एरर आ गई है आपको, पढ़िए, एरर भी पढ़िए। बी इज नॉट डिफाइंड, जहां बना रहे हो वो तो है कौन बी, क्योंकि जिधर बनाया था उसका तो हो गया, अब इधर बी है ही नहीं, है ना। तुमने कहा कोई नहीं, सी प्रिंट कर दे, वो बोलता सी की भी यही कहानी है, राइट। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो तो स्कोप का था। आई होप समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये कमेंट है, हाँ मैं कमेंट के बारे में बोलने ही भूल गया। कमेंट हालांकि आपको पता ही है, हमने HTML में भी पढ़ी थी, CSS में भी पढ़ी थी। यहाँ पर ये वाला साइन है कमेंट के लिए, ठीक है। और ये सिंगल लाइन के लिए है, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे शुरू करो और जहां तक जा रही है वहां तक मल्टी लाइन कमेंट, वही सी वाली। जिसने सी नहीं पढ़ा वो समझो, बराबर है, ये मल्टी लाइन है ना, और वो सिंगल लाइन है। तो अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक डिफरेंस समझ में आया हमको एवरीवन, ओके। एक और डिफरेंस पर अगर मैं बात करूं, कैन बी redeclare but let and const cannot। ने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 20, ये काम करो ना, हाँ चलो ठीक है बना लो, x इक्वल टू 20, लेट y इक्वल टू 30 और const z इक्वल टू 15। ठीक, तुमने इनको प्रिंट भी करा x y z, तुमने फिर से कह दिया वेरिएबल x इक्वल टू 100। हाँ तो चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। लेकिन तुमने अगर मान लो यहां कहा होता ना इसको कि लेट y इक्वल टू 5, वही दिखा भी रहा है वैसे भी, पर यहां देख लो y has already been declared, you cannot redeclare that variable, is it clear। और सेम चीज z इक्वल टू 98 z hasn't been already declared, any doubt everyone। तो इसमें ओवरराइड नहीं कर रहा ना, हाँ ये ओवरराइड नहीं कर रहा ना, ए मतलब कौन सा, सॉरी X ओवरराइड ही हो रहा है वो, हाँ ओवरराइड हो रहा है। और कॉन्स्ट का यूं भी समझो कि जैसे तुमने कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, तुमने कहा पाई इक्वल टू 3.14, कंसोल डॉट लॉग पाई, तो ये तुमको पता है ये आ रहा है ना।
अब तुमने अगर मान लो आगे कहा कि पाई इक्वल टू 5.42, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल विल बी एन एरर, राइट? कांस्टेंट को वैल्यू नहीं दे सकते बाद में। एनी डाउट? हाँ है ना? कांस्टेंट का एक रूल और समझो कि तुमने कहा कि कांस्टेंट बनाते हैं एक पाई और हमारा यूजर जो इसकी वैल्यू देगा वो होगी, तो वो बोलते उसने फिर एक एरर दे दी, मिसिंग इनिशियलाइजर एट कांस्टेंट डिक्लेरेशन। क्योंकि सुनो, ये क्या है? कांस्टेंट। तुम ही बोलते हो कि आगे से इसकी वैल्यू कोई नहीं बदलेगा, तो तुम तो दो, तुम तो दो, तुम भी नहीं दे रहे हो, आगे कोई नहीं देगा, लाए क्यों थे इसको, राइट? तो कांस्टेंट जब भी बनाना है तो इनिशियलाइज करना भी कंपलसरी है। तो मतलब पाई में ये मतलब कांस्टेंट में प्रीडिफाइंड वैल्यू और हाँ, प्रीडिफाइंड नहीं कांस्टेंट जब भी बनेगा तो सिर्फ वेरिएबल नहीं बनेगा, साथ में इनिशियलाइजर का होना जरूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कह रहा है, थोड़ा सा कांस्टेंट पे भी ध्यान रखिएगा। सो ये 3 कीवर्ड है जिससे हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं, वेरिएबल, वैर, लेट एंड कांस्टेंट। आई होप इनकी डिफरेंस समझ में आ रहे हैं आपको, है ना? और आगे और हम यूज भी करते चलेंगे, समझ में वैसे भी आएगा। ठीक है एवरीवन? तो मैं अब वैर यूज कर सकूंगा। अभी हाथ रुक गए थे मेरे के यूज करते करते। और एक और कि आप बोलोगे कि सर जब कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज, वो भी ग्लोबल रहेगा। ठीक, तो पिछले कोर्स में मैंने नहीं यूज किया क्योंकि पढ़ाया नहीं था, लेकिन बनेगा तो वो भी वैर, राइट एवरीवन? तो आज जितना हमने किया उसके बिहाफ पर मैं चाह रहा हूं कि आप जीवाई वाली प्रैक्टिस करो, चाहो तो आप एक ही प्रैक्टिस में रखो, है ना? तो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज को डन करने की कोशिश करिए और सिंपल इंटरेस्ट वाला बनाकर मुझे भेजिएगा, जीयूआई वाला, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, आपको आएगी दिक्कत पावर की, तो पावर के लिए डबल स्टार लगा लेना, स्टार को 2 बार लगा लेना तो पावर बन जाएगा। ठीक है, ये जैसे मेरे पास ये है कि 5, तो 5 इंटू 2 तो 2 कर देगा और 5 इंटू 2 विल बी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पावर लगेगी ना, तो आप एक कोड मुझे भेजेंगे जिसमें आपने जीवाई बनाया होगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रेट टाइम, और मेरे पास दोनों बटन होंगे, मैं जो करूंगा उससे वो वाला इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, राइट? हाँ है ना? और इसमें आपको तय करना है कि कौन सा इंटीजर होता है और कौन सा फ्लोट होता है ना? क्योंकि 5 लाख की एफडी होती है, 5 लाख रुपए 25 पैसे कौन करता है? पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.39 2.4 भी तो होता है, राइट? है ना? और टाइम, अब किसी को 2.5 साल की करनी तो तुम करनी मत दो कि नहीं तो इंटीजर ही दे 2 या 3, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ये सब तुम तय करोगे कि कौन सा फ्लोट और कौन सा एंड से होना है, राइट एवरीवन? चलिए ठीक है, तो आज इतना। इसमें ऑनलाइन मुझे असाइनमेंट चाहिए। हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.